Hi, welcome to the second session of reading this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस बुक में क्या क्या पार्ट्स हैं एंड अबाउट द ऑथर एंड एक टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया था जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन है अबाउट एवरीथिंग विच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस बुक. सो अब इस रीडिंग सेशन में हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो चैप्टर है उसे पढ़ना शुरू करेंगे, द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन. तो द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इज बेसिकली उस टाइम को कहा जाता है जब इंसान बंदर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया. कैसे? अपने दिमाग से. देखो, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो ग्रेट एप्स ही थे. एंड ग्रेट एप्स जो होते थे बेसिकली गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे ग्रेट एप्स हैं. आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. अब हम भी वैसे ही ग्रेट एप्स थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों में, गुफाओं में कहीं कहीं रहते थे एंड फल वल खाते थे, हंट करते थे. ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनमें से कई सारे बंदर के स्पीशीज होते हैं, तो उनमें से एक बंदर जो है वो आग को कंट्रोल करने लगा, वो धर्म की बातें करने लगा, वो मनी डिस्कवर कर लिया, वो चांद पे कदम रख दिया, वो मार्स में ह्यूमन कॉलोनी बसाने के बारे में सोचने लगा. ऐसा क्या हुआ हमारे ब्रेन में? तो वो जो सडन जो डेवलपमेंट आया हमारे ब्रेन में और किसी स्पीशीज में नहीं आया, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेट एप्स में ही आया. तो उस सडन ड्रास्टिक डेवलपमेंट को कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहा जाता है. तो बेसिकली दिस बुक स्टार्ट्स विद अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज. मैं आपको इमेज दिखाता हूं. तो दिस इज द इमेज. दिस इज अ ह्यूमन हैंडप्रिंट मेड अबाउट 30,000 years ago. आज से 30,000 साल पहले ये ह्यूमन हैंडप्रिंट बनाया गया था किसी केव में. किसी एडल्ट ने या किसी बच्चे ने ही शायद बनाया होगा. कुछ नेचुरल कलर्स है, आप देख सकते हो. रेड कलर का कुछ स्प्रे टाइप का कुछ है, हो सकता है किसी फूल को क्रश करके रेड कलर का कुछ लिक्विड बनाए होंगे एंड फिर हाथ रख के उसके ऊपर छीट दिए. तो ये जो हैंडप्रिंट, हैंड का जो छाप है, ये फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में एक केव सिस्टम है. I'm not sure about how to pronounce it, but Chauvet-Pont-d'Arc cave in southern France. So this human handprint was found on the walls of that cave. And like Professor Yuval describes it, somebody tried to say, I was here. पहली बार इंसान कह रहा था, I was here on this planet, in this cave. And here's my signature, या जो भी छाप बोल लो आप. So beautiful image. पहली बार इंसान ये कह रहा था कि I was here. तो अब बढ़ते हैं आगे. तो चैप्टर 1 is an animal of no significance. तो हम एक बंदर के स्पीशीज थे, कुछ खास ऐसा हमें कुछ अलग नहीं था. धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे. हम भी प्रेडेटर्स से डरते थे, हमसे बड़े जानवर हमें खा जाया करते थे एंड हम भी हंटिंग गैदरिंग करते थे. तो उसी दौर के बारे में है ये चैप्टर बेसिकली. सो अबाउट 13.5 billion years ago, matter, energy, time and space came into being in what is known as the Big Bang. The story of these fundamental features of our universe is called physics. तो आज से 1350 करोड़ साल पहले
बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग क्या था? बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नो मैटर, नो एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का ही ऑपोजिट होता है, जिसके प्रॉपर्टीज उल्टे होते हैं। नो एनर्जी, नो फोर्स, नो लाइट, कुछ भी नहीं था। इवन टाइम भी नहीं था, टाइम भी बिग बैंग से स्टार्ट हुआ। स्पेस टाइम जो बोलते हैं, स्पेस भी नहीं था। स्पेस टाइम भी बिग बैंग से ही स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो बिग बैंग था वो एक सिंगुलर एंटिटी से स्टार्ट हुआ, जिसको कि सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है या फिर प्रिमेबल एटम भी कहा जाता है। तो बेसिकली व्हाट वाज दैट? इट वाज अ वेरी डेंस, इनफाइनाइटली डेंस and very hot, infinitely hot point floating around in a void space, in an empty space, vacuum. उस वैक्यूम को डिफरेंट थ्योरीज है। कोई क्वांटम वैक्यूम कहता है, कोई नथिंगनेस कहता है, कोई यूनिफाइड फील्ड कहता है, डिफरेंट नेम्स है। बट बेसिकली देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था वहां पे। अभी भी वो हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या था। उसके अंदर से मैटर निकला, एंटी मैटर निकला, एनर्जी निकला, टाइम निकला, स्पेस निकला, सब कुछ निकला। अब इसमें क्या हुआ, मैटर और एंटी मैटर जो थे इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस था, हल्का सा डिसबैलेंस था। आप समझ लो 50.01% अगर मैटर निकला तो एंटी मैटर निकला 49.99%, हल्का सा ऊपर नीचे। अब मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं, दे एनाइलेट ईच अदर एंड दे फॉर्म एनर्जी। तो जब ये मैटर और एंटी मैटर मिला इक्वल अमाउंट, ये दोनों तो एक दूसरे को एनाइलेट कर दिए, जला दिए, एंड दे फॉर्म्ड एनर्जी। जो थोड़ा सा मैटर बच गया, मतलब मैंने क्या बोला, 50.01 माइनस 49.99, थोड़ा सा जो मैटर बच गया, बेसिकली इट वाज लाइक द स्मोक ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग फटा, बहुत बड़ा धमाका, और उसका धुआं जो बचा, वो धुआं हम आज के डेट में एज यूनिवर्स देखते हैं हमारे चारों ओर। अब यूनिवर्स कितना बड़ा है उसका मैं आइडिया दे देता हूं आपको। अर्थ के नियरेस्ट जो स्टार है सन। अब सन अर्थ से कितना बड़ा है, मैं आपको पहले उस चीज का रेफरेंस देता हूं। आप समझ लो अर्थ एक सैंड पार्टिकल है, रेत का एक दाना, एक सिंगल सैंड पार्टिकल है अर्थ। तो सन का साइज अप्रॉक्सीमेटली एक फुटबॉल जितना होगा। आप दोनों को कंपेयर करके देखो, एक सैंड का पार्टिकल और एक फुटबॉल, इतना बड़ा है सन अर्थ से, ठीक है। अब थोड़ा और समझते यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब सन जैसे स्टार्स, सन एक बहुत ही मीडियोकर सा स्टार है, कुछ खास बड़ा नहीं, कुछ खास छोटा नहीं। तो सन जैसे पूरे यूनिवर्स में 10 to the power 22 स्टार्स हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूं कंपैरिजन का। तो इस इमेज में आपको जितना बड़ा जो फोर्थ प्लैनेट दिख रहा है वो है हमारा अर्थ। फोर्थ प्लैनेट आप गिन लो इस इमेज में। छोटा सा एक ब्लू डॉट सा है, बड़ा ब्लू नहीं, छोटा ब्लू। बड़ा ब्लू के बाजू में देखिए छोटा सा ब्लू है, फोर्थ, दैट इज आवर अर्थ। एंड जो पीछे जो येलो कलर का दिख रहा है तो वो बेसिकली सन है। तो आप साइज डिफरेंस समझ पा रहे हो अर्थ और सन का कितना है। अब सन जैसे 10 to the power 22 स्टार्स, आप एक पेपर में 1 लिखो और उसके पीछे 22 जीरोस लगा लो गिन के,
और उसके बाद उस नंबर को हो सके तो आप गिन के देखो कितने लाख करोड़ क्या आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट दैट नंबर इज। इतने स्टार्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, अलग अलग क्लस्टर्स एंड गैलेक्सीज में। तो आप समझ सकते हो यूनिवर्स कितना बड़ा है। एंड दिस यूनिवर्स इज जस्ट द स्मोक ऑफ द बिग बैंग। तो बिग बैंग क्या था, ये चीज तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही सकते हो, ज्यादा मत सोचो, सर फट जाएगा। तो बिग बैंग में बेसिकली, अच्छा एक और चीज बिग बैंग के बारे में ये है कि आप बिग बैंग के पहले क्या था ये चीज आप नहीं पूछ सकते, टेक्निकली रॉन्ग होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बिग बैंग से टाइम स्टार्ट हुआ था, स्पेस टाइम जिसको बोलते हैं हम, स्पेस टाइम फैब्रिक बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था। अब अगर टाइम ही नहीं था बिग बैंग से पहले तो फिर क्या था? आप पूछ सकते हो क्या बिग बैंग से पहले क्या था? आप अगर पहले पूछ रहे हो मतलब टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तब, बट दैट वाज नॉट द केस, राइट? सो टाइम भी नहीं था। बिग बैंग के बाद जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो टाइम बना उसको प्लैंक इपॉक भी कहा जाता है। प्लैंक एक बहुत मशहूर फिजिसिस्ट थे, तो उनके नाम पे रखा गया। तो प्लैंक इपॉक से टाइम स्टार्ट हुआ, तो दैट वाज बिग बैंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो मैटर एनर्जी है, मैटर और एंटी मैटर तो एनर्जी बन गया एनालाइट करके, धीरे धीरे जो मैटर था वो ग्रेविटेशनल फोर्स आया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने पूरा यूनिवर्स को बनाया, स्टार्स को, प्लैनेट्स को। वैसे ही हमारा अर्थ भी बना, पहले तो सन बना, सन के बाद उसके बाद हमारा अर्थ बना। डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स से आके छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह बनी। अच्छा अब इस थ्योरी को अगर मैं थोड़ा सा जो वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ है उससे अगर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हिरण्यगर्भ इन ऋग्वेद। तो उसमें क्या कहा जाता है कि द यूनिवर्स फॉर्म्ड आउट ऑफ अ गोल्डन वूम। तो गोल्डन वूम का संस्कृत ट्रांसलेशन इज हिरण्यगर्भ। तो गोल्डन वूम से बोलते हैं कि ब्रह्मा प्रकट हुए गोल्डन वूम के अंदर से, एंड ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। तो आई एम नॉट श्योर कि, ठीक है, मैं आई एम नॉट ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, बट या इंटरेस्टिंग, राइट? कि जो गोल्डन वूम जो चीज था, कहा जाता है कि वो भी नथिंगनेस के अंदर फ्लोट कर रहा था, एक एम्प्टी वॉइड में फ्लोट कर रहा था, सिंगुलैरिटी था। एंड ये सिंगुलैरिटी जो वर्ड है इसको साइंस भी इसको एक्नॉलेज करती है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से बना है। अब वो किस चीज में फ्लोट कर रहा था, दैट वॉइड, दैट नथिंगनेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये एक डिबेट का टॉपिक है। मेरा नॉलेज उतना डीप नहीं है तो ऑब्वियसली आई वोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट इंटरेस्टिंग थिंग कि वॉइड या नथिंगनेस, एम्प्टीनेस को दोनों ने एक्नॉलेज किया, साइंस एंड रिलीजन। सो ठीक है, इसके बाद फिर और क्या वो भी देखते हैं। तो फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हुआ, एंड अबाउट 3 लाख ईयर्स आफ्टर देयर अपीयरेंस, मतलब बिग बैंग के 3 लाख साल बाद जो मैटर था वो एक जगह धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। मैटर एंड एनर्जी स्टार्टेड टू कोलेस इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एटम्स, which then combined into molecules. Atoms बने, फिर atoms combine होते होते molecules बने। The story of atoms, molecules and their interaction is called chemistry. तो यहाँ से chemistry start हुआ। तो सबसे पहले physics start हुआ जहाँ से space time start हुआ, the big bang itself। उसके 3 लाख साल बाद atom, molecules वगैरह बने, तो वहाँ से धीरे धीरे केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। एंड हाउ डू वी नो अबाउट दिस बिग बैंग? बिग बैंग एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, देयर इज नो
कॉन्क्रीट एविडेंस कि हाँ हुआ ही था। साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस। तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, मान लो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, मुझे पता नहीं आपको डॉपलर इफेक्ट याद है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, अगर साइंस बैकग्राउंड है आपका तो शायद आप पढ़े हो। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि आप मान लो एक रेलवे पटरी के बाजू में खड़े हो एंड ट्रेन आ रहा है हॉर्न बजाता हुआ, तो आपको वो जो साउंड है वो साउंड कांस्टेंट नहीं सुनाई देता है, आपको कुछ ऐसा सा इफेक्ट होता है। ट्रेन जब दूर रहता है आ रहा है समझ में, दूर से जब आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे साउंड का इंक्रीज होता रहता है। एंड जब आपके सामने से ट्रेन निकल रहा होता है तब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आप वो साउंड को सुनते हो, एंड जब दूर चला जाता है फिर फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज कर जाता है। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। जब सोर्स मूव कर रहा है एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये चीज होता है। अच्छा, अब इसको लोको पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जो लोको पायलट है, जो ट्रेन का इंजन का ड्राइवर है, क्या उसके लिए भी ये आवाज इस तरह से हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। उसके लिए तो वो हॉर्न बजा रहा है तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा, इस तरह से चल रहा होगा उसके लिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो सोर्स ऑफ साउंड के साथ खुद भी मूव कर रहा है, राइट? तो ये जो डॉपलर इफेक्ट हुआ ये एक तरह का इल्यूशन है। ऑब्वियसली फिजिक्स है इसके पीछे, तो इसको आप स्ट्रेट अवे इल्यूशन बोल के उड़ा नहीं सकते। ये ऑब्जर्वर को लगता है क्योंकि साउंड का सोर्स जब मूव कर रहा है या फिर किसी भी वेव का सोर्स जब मूव करता है तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो ऑब्जर्वर रिसीव करता है दैट चेंजेस, इसलिए उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब हमें लगता है, ऑब्जर्वर को लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, बट एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। उसका रियल फ्रीक्वेंसी लोको पायलट को सुनाई दे रहा है। हमें जो सुनाई दे रहा है दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो अपीयर होता है। तो यही चीज लाइट में भी होता है। लाइट इज ऑल्सो वेव, तो लाइट में भी होता है। तो कोई भी चीज, सोर्स ऑफ लाइट, अब लाइट के बारे में बात कर, सोर्स ऑफ लाइट जब आपसे दूर जा रहा है तो आपको फ्रीक्वेंसी कम होता हुआ लगेगा। जैसे ट्रेन का इंजन जब आपसे दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम होता हुआ लग रहा था। जब सोर्स ऑफ लाइट आपके तरफ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ लगेगा। जैसे जब इंजन आपके पास आ रहा था तब आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ लग रहा था। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो मैंने अभी क्या बोला, जब एक सोर्स ऑफ लाइट आपसे दूर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा। अब वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है और उस स्टार से जो भी विजिबल लाइट हमारे अर्थ तक आ रहा है, जो जिससे हम उस स्टार को देख पा रहे हैं, तो वो जो लाइट है, विजिबल लाइट, उसका वेवलेंथ बढ़ेगा तो वो रेड के तरफ शिफ्ट करता है। रेड कलर, विबग्योर आपने पढ़ा था, VIBGYOR। तो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो 7 रंग होते हैं, उसमें रेड का वेवलेंथ ज्यादा रहता है। तो जो विजिबल लाइट है, जैसे जैसे स्टार आपसे दूर जा रहा है, जो विजिबल लाइट है वो रेड के तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। इसी का उल्टा ब्लू शिफ्ट। अगर सोर्स आपके पास आ रहा है तो वो ब्लू के तरफ डाउन होता रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी, जो वहां से लाइट आ रहा है, जो स्टार से लाइट आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सारे के सारे जो स्टार्स है, जो दूर दूर तक जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसके जो स्टार्स है वो धीरे धीरे रेड शिफ्ट दिखा रहे हैं। मतलब क्या, वो अर्थ से दूर जा रहे हैं। अब स्टार्स है वो दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, इसको अगर मैं इस मोशन को
बैक ट्रेस करूं तो हिस्ट्री में, पास्ट में कोई एक टाइम होगा जब ये सारे स्टार्स एट अ सिंगल पॉइंट थे, राइट? तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि किस स्पीड से वो स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और अगर उसी स्पीड को हम लोग बैक ट्रेस किए, पीछे की तरफ ले गए, तो कितने टाइम पहले ये सारे स्टार्स एक सिंगल पॉइंट में थे, ये सारे गैलेक्सीज एक सिंगल पॉइंट में थे। जिस सिंगुलैरिटी की मैं बात कर रहा था, जिस बिग बैंग की मैं बात कर रहा था, तो वो टाइम आया 1350 करोड़ साल, 13.5 बिलियन ईयर्स। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि शायद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां से सब कुछ बना, स्पेस, टाइम, मैटर, एंटी मैटर, एनर्जी, सब कुछ बना, वो 1350 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग करके कोई इवेंट हुआ होगा। बिग बैंग हम ही ने नाम दिया है, तो ऑब्वियसली उसका नाम, एक्चुअल नाम तो बिग बैंग नहीं था ना, हम ही ने दिया, इंसानों ने ही दिया है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, एंड उसी हाइपोथेसिस पे आज करेंटली हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हाइपोथेसिस है, मल्टीवर्स सिस्टम है, एंड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स, बिग क्रंच का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो काफ़ी कुछ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिग बैंग एंड हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केम इनटू बीइंग। इसके बाद सन बना, ऑब्वियसली ऐसे ही एक किसी कोने में, यूनिवर्स के कोने में छोटा सा स्टार सन बना। सन के चारों तरफ एक प्लैनेट बना, छोटा सा पत्थर या छोटा सा रेत का कण, जैसा मैं बोल रहा था, फुटबॉल के सामने रेत का एक छोटा सा पार्टिकल, वैसे ही अर्थ बना। एंड अर्थ में भी ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थे ये थे, और फिर धीरे धीरे अर्थ की कहानी शुरू हुई। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं इस बुक को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, दिस बुक इज प्योर विजडम एंड हाई level of thoughts. I'll see you in the next video. Jai Hind.